नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से आज एक बड़ा महत्वपूर्ण कानूनी मसले को रखने आप लोगों के मध्य आया हूँ। यह ऐसा कानूनी मसला है जो हर हिंदू परिवार को जानने की आवश्यकता है। यह नया भी है, जो हमारी परिपाटी रही है उससे बिल्कुल अलग भी है। हम लोग मानते रहे हैं बेटियां पराई होती है, बेटों का पुश्तैनी प्रॉपर्टी में जन्मजात अधिकार होता है। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। बेटियों को खुश होने की जहां आवश्यकता है, बेटों को इस बात को जानने की आवश्यकता है। और इन्हीं विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए आपके मध्य आज आया हुआ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पीछे 11 अगस्त की घटना है। इस जजमेंट की चर्चा समाचार पत्रों में काफी रही। मुझे लगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों के मध्य में मुझे अपना विचार साझा करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा 2005 में जो अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर में, सर्वप्रथम उसकी चर्चा करते हैं। 2005 के 9 सितंबर को एक कानून पास हुआ। वह कानून जो पुराना 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट था, उसमें के सेक्शन 6 को अमेंड करने के लिए लाया गया। उस अमेंडमेंट के माध्यम से यह व्यवस्था लाई गई कि जहां तक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, उस कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के लिए बेटियां भी बेटों की तरह बाय बर्थ कोपार्सनर बनेगी और उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ही सन के तरह होंगे। इस छोटे से अमेंडमेंट को लेकर के प्रश्न यह उठा कि यह अमेंडमेंट लागू कब से होगा? क्या 9 सितंबर 2005 से लागू होगा या 20 दिसंबर 2004 से, जब प्रथम बार बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था? विभिन्न उच्च न्यायालयों से यह इंटरप्रिटेशन चलता हुआ प्रथम बार 2016 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 2016 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया वो कहीं न कहीं की एक स्तर पे रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर था। जो ऑब्जेक्ट था इस अमेंडमेंट का, उसको उसने एक स्तर पे अपने हिसाब से रैशनलाइज करने के नाम पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। यह प्रथम 2016 का जो निर्णय था, यह 2 जजेस का था, डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का था। वापस 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे डिवीजन बेंच के पास यही इंटरप्रिटेशन पहुंच गया। अब दूसरे डिवीजन बेंच ने 2018 में आकर के इसका जो ऑब्जेक्ट था उसके तरह, उसी ऑब्जेक्ट के अनुकूल इंटरप्रिटेशन दिया और इंटरप्रिटेशन ये बात कही गई कि यह जो अधिकार है, यह अधिकार काफी व्यापक अधिकार है। अब हम इंटरप्रिटेशन की ओर आते हैं। 2016 का जजमेंट प्रकाश वर्सेस
फूलवती में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह जो अमेंडमेंट है प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मतलब जब से एक्ट आया उसके बाद यह लागू होगा। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात इन्होंने यह कही प्रोस्पेक्टिव तो है ही, और लागू तब होगा जब जिस दिन यह एक्ट आया 9 सितंबर 2005 को, उस दिन अगर फादर को पार्टनर जिंदा हैं तब लागू होगा। तीसरी बात क्या कही? तीसरी बात कही कि ये जो आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर में यह कह दिया हुआ है कि भाई ऐसे प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से या कोर्ट ऑफ डिग्री से ही इनेट हो चुके हैं, डिस्पोजेस हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, उन्हीं को सिर्फ आप इस पार्टीशन के दायरे में नहीं रखेंगे, उसी पे सिर्फ बेटी का राइट रिवॉल्व नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट उसमें रिवॉल्व नहीं होगा, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि भाई पुराने एक्ट के अंदर में पहले से प्रावधान था कि भाई घर में जिस समय में बेटा पैदा होता है उसी दिन उसको बाय वे ऑफ सक्सेशन राइट मिल जाता है को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। तो ऐसे में कानून के हिसाब से तो पहले से ही पार्टीशन हो चुका है जिस दिन वो पैदा हुआ। तो इसीलिए जो बेटियां 9 सितंबर 2005 के बाद पैदा होती हैं उन्हीं को ये राइट जाएगा। यह फर्स्ट सेट ऑफ इंटरप्रिटेशन था। और हम 2018 के इंटरप्रिटेशन की ओर बढ़ते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक नया मसला आया। यह मसला का नाम दनम्मा इलियास सुमन सुरपुर एंड अदर्स वर्सेस उमर एंड अदर्स था। यह मसला भी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे डीबी के पास गया। दूसरे डीबी ने उससे पिछले जो 2016 के इंटरप्रिटेशन थे उससे बिल्कुल ही अलग एक इंटरप्रिटेशन दिया। क्या इंटरप्रिटेशन दिया? पहला इंटरप्रिटेशन ये था कि ये जो अमेंडमेंट है 2005 का, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव है। दूसरी बात उसने बड़ा स्पष्टता के साथ कही कि यह तब से लागू होता है जब से पुराना 1956 का एक्ट आया। अमेंडमेंट जब आपने उस 1956 के एक्ट में कर दिया तो वह मूल एक्ट का प्रावधान बन गया। इसलिए यह 1956 का जब एक्ट 17/6/1956 से आया उसी दिन से ही अमेंडमेंट लागू हो गया। तीसरी बात क्या कही? तीसरी बात इन्होंने यह कही कि जो भी मामले इस एक्ट से रिलेटेड लंबित हैं वो सारे मामले को अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड किया जाना चाहिए। चौथी बात क्या कही कि जो भी इनइक्वलिटी था लड़के और लड़की में, उन दोनों को अब रिमूव कर दिया गया है। अब लड़के लड़की, बेटा बेटी में को पार्सनरी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी इनइक्वलिटी नहीं है। राइट्स और लायबिलिटी दोनों में वो बराबर है। अंतिम महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन क्या था 2018 के जजमेंट में? तो वो यह था कि जो ओरल पार्टीशन है, ओरल सेटलमेंट है, जो नॉन रजिस्टर्ड है, वह मान्य नहीं है। उस पे भी बेटियों को अपना अधिकार होगा। क्योंकि देखिए, इसको समझिए कि ये इसलिए कहा गया, अमेंडमेंट पे लाया गया और इंटरप्रिटेशन भी इसलिए दिया गया कि जब हम कानून बनाएंगे और अधिकार देंगे बेटियों को, तो जो परिवार वाले हैं वो हो सकता है कुछ फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर, मनगढ़ंत कहानी बना करके इस अधिकार से बेटियों को वंचित करने का प्रयास करें। तो इसलिए यह अमेंडमेंट भी लाया गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया। अब क्या पाते हैं? अब 2016 और 2018 के जब दोनों जजमेंट्स को कंपेयर करते हैं
तो पाएंगे कि दोनों ही विपरीत है। एक ने कहा प्रोस्पेक्टिव है, दूसरे ने कहा रेट्रोस्पेक्टिव है। एक ने कहा ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात है, यह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुराने एक्ट से पहले से ही इंस्टीट्यूट के प्रोविजन से ही पार्टीशन हो जाता था। इसलिए आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उसमें तो कानून पहले से ही दूसरे ढंग का है। तो ये गलत, आपका कहीं न कहीं ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई आगे से के ही प्रॉपर्टी में लागू होगा। दूसरे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, ओरल पार्टीशन नहीं मान्य होगा। तो इस पृष्ठभूमि में बाद के एक जजमेंट में जब दोनों जजमेंट्स को प्रोड्यूस किया गया, देखा गया पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है बहुत सारे पॉइंट्स पे, तो बाद के एक मैटर में इस दोनों जजमेंट को लार्जर बेंच के पास रेफरेंस में भेज दिया गया। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इक्वल बेंच के बीच में कोई जजमेंट के दो जजमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके फर्दर इंटरप्रिटेशन के लिए पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस बना करके आंसर के लिए तो लार्जर बेंच में सेक्शन 6 के इंटरप्रिटेशन को के लिए भेजा गया। अब लार्जर बेंच ने क्या कहा, इसकी चर्चा करेंगे। लार्जर बेंच ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट से बेटे और बेटियों को बराबर का अधिकार और दायित्व हो गया है। राइट्स और लायबिलिटीज दोनों में ही बेटे और बेटियां बराबर हो गई। ऐसी बेटियां जिनका जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है, वो भी इस अमेंडमेंट से को पार्टनर बनते हैं और उनको अधिकार है स्वाभाविक रूप से, अगर उन प्रॉपर्टी पे जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और कोर्ट ऑफ डिग्री के द्वारा ट्रांसफर नहीं हुए हैं, और उसका भी एक दिन है, वो 20 दिसंबर 2004 का था। तो 20 दिसंबर 2004 से पहले जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ट्रांसफर नहीं हुए थे या कोर्ट ऑफ डिग्री से बट नहीं गए थे, वो सारे प्रॉपर्टी पे ऐसी बेटियों का हक हो। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई चूंकि कानून के द्वारा बेटियों को कोपार्टनर बना दिया गया है, इसलिए यह फर्क नहीं पड़ता कि 9 सितंबर 2005 को पिता जिंदा थे अथवा नहीं थे, क्योंकि वह कोपार्टनर कानून से बनी। और सबको मालूम है कोपार्टनर पहले 3 डिग्री था, अब 4 डिग्री तक कोपार्टनर का डेफिनेशन डाल दिया गया है। कोपार्टनरी से संबंधित चर्चा विस्तार से भी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हम अपने आप को बड़े सीमित विषय पे ही रखना चाहते हैं, केंद्रित करना चाहते हैं। अगले इंटरप्रिटेशन की ओर बढ़ते हैं। कहा कि जो पुराना प्रावधान था सेक्शन 6 के अंदर में, वह अपने आप में कोई फाइनल राइट नहीं देता था। वह तो ठीक है, बाय बर्थ कोई कोपार्टनर बन जाएगा, लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग राइट होता था। फिर दूसरा आता, दूसरे को अधिकार मिल जाता। कोई अगर उसमें से डेथ कर जाता तो फिर वो राइट फिर वापस से रीसेटल करना पड़ता शेयर्स के साथ पे। तो कहा कि वो तो नेशनल है, उसका कोई स्टैट्यूटरी इफेक्ट नहीं है। फिर कहा इन्होंने कि जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसको पूरा इफेक्ट के साथ लागू करने की आवश्यकता है और बेटे और बेटियों को बराबर का अधिकार देने की आवश्यकता है, विद फुल राइट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें अपवाद बिना मतलब का बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रथम इंटरप्रिटेशन था उसको इन्होंने यहां पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने फिर कहा, अंतिम इंटरप्रिटेशन जो बड़ा महत्वपूर्ण है वह यह दिया कि ओरल पार्टीशन वैध नहीं है, इसकी स्वीकार्यता कानून में नहीं दी जा सकती है, या कहीं से भी वैध नहीं है, यह कानून का भी उल्लंघन है। फिर भी एक अपवाद दिया, यह अपवाद कि भाई ऐसे दस्तावेज जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं और उस डॉक्यूमेंट का नेचर ऐसा है कि अपने आप में यह फाइनल डॉक्यूमेंट के बराबर है, अधिकार को फाइनली डिसाइड करता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे इस अमेंडमेंट को लागू करने से। तो आप देखें कि इस पूरी प्रक्रिया में बेटियों को जो अधिकार दिया गया वह काफी व्यापक दिया गया है। ऐसे प्रॉपर्टी जिसको लेकर के कहीं कोई पार्टीशन नहीं है, 20 दिसंबर 2004 से पहले रजिस्टर्ड, उसमें बेटियां बराबर की हकदार हो चुकी हैं अन्य हिस्सेदारों की तरह।
यह बड़ा महत्वपूर्ण कानून है। मैं आपको इसलिए यह बताने आया कि मेरा मानना है हर घर परिवार में बेटी है और बेटे होते हैं, तो सबको ये जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर से ज़्यादा लोगों तक इसको बताएं, साझा करें। इससे सबको यह ध्यान में आए कि आज के परिप्रेक्ष्य में कानून क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो 11 अगस्त को आया, क्या परिवर्तन आया है और कैसे हमें कानूनी तौर पे बेटियों के अधिकार की रक्षा करनी है और उनको उनका अधिकार देना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।